तो अभी हम खेल के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। हमने खेल के सिद्धांत के बारे में पढ़ाई इसलिए की कि हमें अल्पाधिकार के बारे में पढ़ना था। तो ये अंतिम वीडियो है जिसमें हम गेम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अभी तक जो हमने सीखा है उसी को एक बार संक्षेप में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग अल्पाधिकार या ओलिगोपॉली के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले खेल के सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी कि सामरिक वातावरण की, सामरिक वातावरण, जिसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो उसको कहेंगे स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन, है ना। इसमें 3 चीजों की बात हमने शुरू में की थी। वो 3 चीजें थे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात किए थे, यहाँ पे हम लिख दें खिलाड़ी। उसके बाद बात किए थे कि उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, जिसको हिंदी में हमने रणनीति कहा था। और तीसरी बात हमने कही थी कि पे ऑफ्स या प्रेफरेंसेस, है ना। अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग रणनीति चलते हैं, तो जो रणनीति का कॉम्बिनेशन आखिर में होता है वो कैसा पसंद है, कौन सा रणनीति का कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद है, कौन सा कॉम्बिनेशन कम पसंद है, और उससे लेकर क्या अदायगी या क्या पे ऑफ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ना, पसंद। उसके बाद ये हमने बात की थी जब हम नॉर्मल फॉर्म गेम के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्मल फॉर्म गेम को कभी कभी हम लोग स्ट्रेटजिक फॉर्म भी कहते हैं या टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, खास करके जब 2 या 3 प्लेयर हो और फाइनाइट स्ट्रेट जो है एक टेबल में बताया जा रहा हो, तो ये सब नाम दिया जाता है। और उसके बाद हमने 2 चीज और हमें जोड़नी चाहिए, जो कि हम जब एक्सटेंसिव फॉर्म गेम जब हमने पढ़ा, व्यापक स्वरूप जो है, उसमें हमें और जरूरत होती है ये जानने की कि कौन कब खेलता है, कौन कब खेलता है या कौन कब चलता है। मतलब when someone has to act, when someone has to play the game, ये जानकारी भी बहुत जरूरी है। जैसे ये जानकारी कि पहले कोक इंटर कर रहा है मार्केट में या आउट रहने का डिसाइड कर रहा है, और अगर कोक इंटर कर रहा है तो पेप्सी जो है या तो एकोमोडेट करती है, एक्सेप्ट करती है या फाइट करती है। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया। जैसे प्रिजनर्स डिलेमा में हमारा था कि पहले रांगा की जगह यहाँ कह दें बिल्ला चलता है, लेकिन जब रांगा उसके बाद चलता है तो रांगा को पता नहीं होता है कि बिल्ला क्या चला है। तो यहाँ पे स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है। तो किसे कब चलना होता है, कौन शुरू में चलेगा, कौन उसके बाद चलेगा। इसके बाद जानकारी होती है कि किसी को जब चलना होता है, किसी कोई जब एक्ट करता है तो उसकी जानकारी कितनी होती है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन कितना होता है। जैसे इस गेम में हमने बात किया है कि बिल्ला के बाद अगर रांगा चल रहा है तो रांगा नहीं जानता है कि बिल्ला ने क्या एक्शन लिया है, स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है। इसके अलावा एक दूसरा गेम भी हो सकता था जिसमें हम कह सकते हैं कि बिल्ला चलता है, डिसाइड करता है कि एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले और अस्वीकार कर दे, और ये चीज रांगा को दिख जाता है। ऑल्दो ये इंटरेस्टिंग गेम नहीं होगा कि रांगा को पता चल जाएगा कि रांगा क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में और एक पहले वाले स्ट्रक्चर में एक फर्क है कि जब यहाँ पे रांगा चल रहा होता है तो रांगा को पता होता है कि बिल्ला ने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है। इस वाले गेम में रांगा को पता नहीं होता है कि बिल्ला ने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये दोनों एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत हमें होती है जब गेम एक्सटेंसिव फॉर्म में लिखा जाता है, फॉर्म
या व्यापक स्वरूप कह सकते हैं, व्यापक स्वरूप में लिखा जाता है। इसको कभी कभी ट्री फॉर्म भी कह देते हैं, क्योंकि ट्री बना करके इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वृक्ष रूप भी हम कह सकते हैं। इसके आगे हमने ऑल्दो स्ट्रेटजिक फॉर्म के बारे में बात की थी, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बात की थी, इन तीनों चीजों के बारे में बात की थी। इन दोनों चीजों के बारे में भी हमें यहाँ पे ऐड करने का जरूरत है जब हमारा गेम एक्सटेंसिव फॉर्म गेम होता है। अब अगला जो है हम बात करते हैं रूल्स ऑफ गेम्स, है ना। खेल के नियम क्या क्या है, खेल के नियम क्या क्या है ना। तो पहला जो है सो हम ऐसी कुछ बात कर चुके हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ द एक्शंस और टाइमिंग ऑफ द एक्शंस, हम हिंदी में इसको कह सकते हैं कृत्य का समय या चाल का समय हम एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म गेम होगा या सामान्य रूप, इसमें सारे जो प्लेयर होते हैं बिगिनिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं, रूट पे ही सबसे शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस गेम में क्या करने वाले हैं, है ना। वंस एंड फॉर ऑल शुरू में जो डिसाइड कर लेते हैं उसी से स्टिक करते हैं। और इसकी वजह से हमने देखा था कि जब हमने एक एंट्री गेम लिया था जहां कोक इंटर करता है और आउट रहता है, और इंटर करने के बाद पेप्सी जो है या तो एक्सेप्ट करती है या फाइट करती है, तो हो सकता है यहाँ पे ऑफ थोड़ा डिफरेंट हो जाए। हम ट्राई करेंगे कि वैसा ही रहे, शायद वैसा ही है, लेकिन स्ट्रक्चर गेम का यही है। तो यहाँ पे अगर इन द बिगनिंग यहाँ पे ही कोक और पेप्सी दोनों डिसाइड कर लेते हैं और बाद में अपना एक्शन बदलने की बात नहीं करते हैं, तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एक एंट्री एंड एक्सेप्ट और दूसरा आउट और फाइट। प्रॉब्लम यह है कि इस जैसे गेम होता है, पेप्सी को पता चल जाता है कोक ने मार्केट इंटर किया है, तो पेप्सी के पास फाइट करने का कोई रीजन नहीं होता है ना। तो हम इसको काट देंगे, तो ये रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा कर दें सिस्टम की यहीं पे डिसाइड कर रहे हो शुरू में, तो दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है ना। तो हम कह सकते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम में ये चीज होती है कि गेम में कैसे बदलाव आ रहे हैं उसको नैश इक्विलिब्रियम अकाउंट में नहीं लाता है ना। सिर्फ शुरू में क्या डिसाइड होता है उसकी बेसिस पे ही हम नैश इक्विलिब्रियम निकालते हैं। दूसरा खेल का नियम क्या है कि इंफॉर्मेशनल कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है। इसको हिंदी में हम कह दें तो इसको सूचनात्मक शर्तें कह सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं इंफॉर्मेशनल, जैसे यहाँ पे पेप्सी जब मूव करता है तो पेप्सी को पता होता है कि कोक ने क्या किया है, उसी तरह यहाँ पे रांगा को पता है कि बिल्ला ने क्या किया है, यहाँ पे भी रांगा को पता होता है बिल्ला ने क्या किया है। बट इस गेम में रांगा को नहीं पता होता है कि बिल्ला ने क्या डिसाइड किया है, और इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। उससे खेल में क्या होगा इसमें बदलाव आ जाता है ना। हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि बैटल ऑफ सेक्सेस जो गेम पहले हमने स्टडी किया है उसको ले लेते हैं। वाइफ जो है पहले डिसाइड करती है कि एक्शन मूवी के लिए जाए कि रोमांटिक मूवी के लिए जाए, और जो भी वाइफ डिसाइड करती है वो हस्बैंड ऑब्जर्व करता है, हस्बैंड को पता होता है वाइफ ने क्या डिसाइड किया है, और हस्बैंड फिर डिसाइड करता है कि एक्शन मूवी के लिए जाए या रोमांटिक मूवी के लिए जाए। यहाँ भी हस्बैंड डिसाइड कर रहा है एक्शन मूवी के लिए जाए या रोमांटिक मूवी के लिए जाए। और यहाँ पे हमारा पे ऑफ होता है, अगर वाइफ हस्बैंड दोनों एक्शन मूवी के लिए जाते हैं तो वाइफ को 2, हस्बैंड को 1, दोनों उल्टी डिफरेंट मूवी के लिए जाते हैं तो दोनों को 0, और यहाँ पे 1,2 होता है। तो वाइफ को पता है कि वाइफ अगर एक्शन मूवी डिसाइड करेगी तो यहाँ हस्बैंड को डिसाइड करना होता है। बैकवर्ड इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि हस्बैंड एक्शन मूवी डिसाइड करेगा क्योंकि 1 जो है सो 0 से ज्यादा है। उसी तरह से हस्बैंड यहाँ पे जो है
रोमांटिक मूवी डिसाइड करेगा क्योंकि 2 जीरो से ज्यादा है। और वाइफ को पता है कि अगर एक्शन मूवी डिसाइड करेगी तो वाइफ हस्बैंड भी एक्शन मूवी डिसाइड करने वाला है, वाइफ को 2 मिलेगा। अगर वाइफ रोमांटिक मूवी डिसाइड करती है तो हस्बैंड भी रोमांटिक मूवी डिसाइड करने वाला है, वाइफ को 1 मिलेगा। और वाइफ ये डायरेक्शन चूज करेगी और इसमें हमेशा से एक्शन होगा ए कॉमा ए, है ना। ये हमने फिगर आउट किया बैकवर्ड इंडक्शन से, है ना। सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है जिसको मैंने ब्रीफली मेंशन किया था, बट आप ये भी बैकवर्ड इंडक्शन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसकी जगह पे अगर गेम थोड़ा डिफरेंट होता कि हस्बैंड को पता नहीं है कि दोनों में क्या डिसाइड होगा, तो ये एरो लगाना यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ पे दोनों आउटकम पॉसिबल हैं, ए कॉमा ए एंड आर कॉमा आर। सूचनात्मक शर्तों से गेम का आउटकम भी बदल जाता है, ये समझने की हमें जरूरत है। अब तीसरा जो नियम है जिसको हमें जानने की जरूरत है, उसको हम लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इसको हम कह सकते हैं हिंदी में संघर्ष एवं सहयोग की प्रवृत्ति। अब हम ये कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है एक बार इंटरेक्ट कर रहे हैं कि बार बार रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं, रोज इसी चीज को दोहराया जा रहा है, तो दोनों में आउटकम डिफरेंट हो जाता है ना। आउटकम कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही रहे। एक रूल वो डिसाइड कर ले सकते हैं, अगर 10 बार इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले स्टेज में एक्शन एक्शन, दूसरे स्टेज में रोमांटिक रोमांटिक, तीसरे स्टेज में फिर एक्शन एक्शन, चौथे स्टेज में रोमांटिक रोमांटिक। तो डिफरेंट तरह के आउटकम आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि किस तरह का नेचर है ये इंटरेक्शन के लिए, है ना। चौथी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में कह सकते हैं समझौते की प्रवर्तनीयता। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक गेम मान लें कि रांगा और बिल्ला आ रहे हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम लोग चल के दोनों अस्वीकार ही करेंगे, क्योंकि अस्वीकार करने से दोनों को 1-1 साल और स्वीकार करने से 5-5 साल मिलना है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को कौन इन्फोर्स करेगा? दोनों को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में ही फायदा है, और इस वजह से ज्यादा चांस ये है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे और जा करके दोनों स्वीकार कर लेंगे। तो ये भी समझने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है कि नहीं। अगर ऐसा कोई अंडरवर्ल्ड रहे जहाँ कोई डॉन हो और कहे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को पनिश करता है, तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ हम अस्वीकार कर देंगे, अगर वो ये इनफोर्सेबल है तो दोनों जाकर के अस्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, ये समझने की जरूरत है। अगला हम बात करेंगे कि गेम के एजम्पशंस क्या होते हैं, है ना। एजम्पशंस क्या होते हैं, मान्यताएं क्या होती हैं। तो 2 मान्यता हम लेके चलते हैं। एक मान्यता को इंग्लिश में हम रैशनैलिटी कहते हैं, हिंदी में कहे तो इसको विवेकशीलता कहते हैं ना। दो जो भी गेम खेल रहे होते हैं वो नॉलेज उनको वो विवेकशील होते हैं, अपने लिए सही डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, अपने लिए सबसे फायदेमंद डिसीजन लेते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि उनके पास इनफाइनाइट कंप्यूटेशनल पावर होता है, सब कुछ ऐड कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि गेम थ्योरी के हिसाब से, और ये गेम थ्योरी का वीकनेस है कि गेम थ्योरी के हिसाब से चेस एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम नहीं है। 2 प्लेयर हैं, फाइनाइट मूव है, कहीं ना कुछ नया इक्विलिब्रियम होगा ही, लेकिन वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी चेस में आती है कि इतना लंबा होता है कि लोग भूल जाते हैं
कि 10 स्टेप पहले, 15 स्टेप पहले और इवन 5 स्टेप पहले क्या एक्शन लिया गया था। लेकिन जब हम ड्रॉ कर रहते हैं, बात करते हैं, तो हम याद रखते हैं कि इनका परफेक्ट रिकॉल है, सब याद है कि पहले क्या किया गया है। तो इस वजह से ये एक समझने के लिए कि लिया गया है मान्यता, और ये सॉल्व करने में आसानी करता है, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ में ये सही ही हो। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सार्वजनिक ज्ञान का। सार्वजनिक ज्ञान, कॉमन नॉलेज। गेम क्या है, प्लेयर्स कौन हैं, क्या क्या एक्शंस हैं, क्या क्या पे ऑफ हो सकते हैं, ये सारा चीज जो है कॉमन नॉलेज है, सार्वजनिक ज्ञान है, सबको पता है ना। तो ये दोनों हम लोग एजम्पशंस लेते हैं। इसी के बेसिस पे ऑल डाउ हम लोगों ने बस दो ही तरह के गेम के बारे में बात किया है। एक है नॉर्मल फॉर्म गेम और एक है एक्सटेंसिव फॉर्म गेम। यहाँ पे हम एक गेम्स के क्लासिफिकेशंस की बात कर लें। इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में ही लिखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स, है ना। तो दो तरह के, सबसे पहले गेम को हम लोग दो तरह के गेम्स में बांटते हैं। एक को हम लोग को ऑपरेटिव गेम्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग को नॉन कोऑपरेटिव गेम कहते हैं, नॉन कोऑपरेटिव गेम कहते हैं। इस हटा ही देते हैं यहां से। इसको हिंदी में कह सकते हैं सहयोगी गेम, सहयोगी खेल, और इसको कह सकते हैं असहयोगी खेल। इनफैक्ट अगर आपको सही बताऊं तो ये दोनों नाम जो है सो बड़ा ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोऑपरेटिव गेम में लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं और नॉन कोऑपरेटिव गेम में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि नॉन कोऑपरेटिव गेम कैसे खेला जा सकता है उसकी पूरी जानकारी नहीं हो सकती, कैसे इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, तो ये हमें ठीक ढंग से पता नहीं होता है। जबकि नॉन कोऑपरेटिव गेम में गेम कैसे खेला जाएगा, प्रोसेस क्या है, उसकी जानकारी होती है, क्या स्ट्रेटजी होते हैं, सबकी जानकारी होती है। कोऑपरेटिव गेम में उसकी जानकारी नहीं होती, तो नाम बड़ा ही ये गलत तरीके से रखा गया। अब कोऑपरेटिव गेम, नॉन कोऑपरेटिव गेम को हमने, आपको मैं बता दूं, नॉन कोऑपरेटिव गेम या सहयोगी खेल के बारे में हमने कोई भी अध्ययन नहीं किया है। पहली बार मैं इसका नाम आपको बता रहा हूं और अभी इसका अध्ययन करेंगे भी नहीं, बाद में डिटेल्ड कोर्स में इसका अध्ययन किया जा सकता है। नॉन कोऑपरेटिव गेम में हम लोगों ने दो तरह का गेम के बारे में बात किया। पहला वाला हमने बात किया था नॉर्मल फॉर्म गेम, और दूसरा हमने बात किया था एक्सटेंसिव फॉर्म गेम। नॉर्मल फॉर्म गेम में एज्यूम किया जाता है कि सब लोग गेम की शुरुआत में ही अपनी चाल चल लिए हैं, अपना चाल डिसाइड कर लिए हैं, है ना। और प्लेयर साइमल्टेनियसली एक साथ डिसाइड करते हैं, मतलब एक प्लेयर जब डिसाइड कर रहा होता है क्या करना है तो उसे पता नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स ने क्या डिसाइड किया है। एक्सटेंसिव फॉर्म गेम में डायनेमिक नेचर को, कैसे गेम आगे बढ़ रहा है, एक प्लेयर खेला उसके बाद उसने क्या एक्शन लिया, क्या इसकी जानकारी दूसरे प्लेयर्स को है कि नहीं, उस पूरे डिटेल को हम लोग एक्सटेंसिव फॉर्म गेम में लाते हैं। नॉन कोऑपरेटिव गेम का एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट गेम और इम्परफेक्ट गेम, है ना। परफेक्ट गेम को शुद्ध शुद्ध भी गेम, शुद्ध गेम कह सकते हैं। ऑल्दो मुझे बड़ा इसका हिंदी नाम पसंद नहीं आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी में मुझे गेम थ्योरी के बारे में डिटेल ग्रॉसरी नहीं मिली है, तो बट मैं बहुत खुश नहीं हूँ शुद्ध खेल से। इसमें मतलब ये होता है कि जब एक प्लेयर खेल रहा होता है तो उसको उसके खेलने के पहले गेम में क्या हुआ है उसका पूरा नॉलेज होता है ना। ये डॉटेड लाइन वाला सिचुएशन आपको नहीं मिलता, ये नॉड यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, हस्बैंड जानेगा। तो ऐसे गेम को शुद्ध खेल कहते हैं, और इम्परफेक्ट को हम लोग अशुद्ध खेल कह सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है,
कि किस नोड पे, किस जगह पे गेम पहुंचा है। और इसी के बेसिस पे एक और क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट गेम वर्सेस इनकम्प्लीट गेम। कंप्लीट गेम को हम लोग पूर्ण या पूरा खेल कह सकते हैं, यहाँ इसको अधूरा खेल कह सकते हैं। अगेन हिंदी का नाम थोड़ा इससे अच्छे नाम खोजने की जरूरत है, इसको अधूरा खेल कहते हैं। होता क्या है कि कंप्लीट गेम में पता होता है कि प्लेयर्स जो हैं सो कौन सा गेम खेल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट है, अप अप डाउन लेफ्ट राइट है, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। यहाँ पे 2 4 3 6 1 2 1 1 है। यहाँ पे 2 4 3 6, यहाँ पे 0 0 0 0 है। अब ऐसा हो सकता है कि प्लेयर 1 जाने कि ये वाला गेम खेला जा रहा है या ये गेम खेला जा रहा है, बट ये संभव है कि जैसा एक जस्ट पॉसिबिलिटी की बात करें, प्लेयर 2 सोचता है कि ये वाला गेम 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ और ये वाला गेम 3/4 प्रोबेबिलिटी के साथ खेला जा रहा है। कहने का मतलब है प्लेयर 2 को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन सा गेम हो रहा है। कंप्लीट गेम में सारे प्लेयर को पता होता है कि कौन सा वाला गेम खेला जा रहा है। तो ये अंतर है। ऐसे मेरा एक एनपीटेल पे कोर्स का नाम है स्ट्रेटजी एन इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी। ये 20 घंटे का पूरा लेक्चर है, इंग्लिश में है, और हमारे एक साथी हैं आदित्य जगन्नाथम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है आईआईटी कानपुर में, और मैं, दोनों ने मिलकर ये 20 घंटे का कोर्स बनाया है, जो कि रेडली एनपीटेल के वेबसाइट पे या यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो पूरा पढ़ सकते हैं, जिसमें हम और डिटेल में गए हैं गेम थ्योरी के बारे में। तो ये रहा संक्षिप्त में हमारा नॉलेज गेम थ्योरी के बारे में। अगले वीडियो में अब हम अल्पाधिकार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। निसंदेह ही अल्पाधिकार को पढ़ने में हम गेम थ्योरी का भरपूर यूज करेंगे। धन्यवाद।